ये कहानी है दो सहेलियों अर्चना और दिया की, जो बचपन से एक दूसरे की पड़ोसी थीं और बहुत गहरी सहेलियां भी। दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ में पास किया और जब दोनों सहेलियां जवान हुईं तो अर्चना की शादी उसके घर वालों ने एक अच्छे परिवार में कर दी। लड़का अच्छा कमाता था और परिवार मध्यम वर्गीय था। और जब ये बात दिया को पता चली तो वो अर्चना से मिलने उसके घर आई। बाप रे बाप अर्चना, तूने इस रिश्ते के लिए कैसे हाँ कह दी? मैंने सुना है कि लड़का एक कंपनी में नौकरी करता है और सैलरी भी यही कोई 30,000 रुपए है। छोटा सा घर है और बस एक स्कूटी है उनके पास। मेरे पापा ने रिश्ता ढूंढा है, जरूर अच्छा ही होगा। पापा कह रहे थे कि लड़के ने अभी 6 महीने पहले ही जॉब ली है और धीरे धीरे उसका प्रमोशन भी होता रहेगा। कोई बात नहीं ना। और मैंने सुना है अगले हफ्ते तुझे भी देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, कह तो रही थी मम्मी कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और कह रही थी कि लड़का बहुत बड़ी कंपनी में है और मैनेजर है वहां। 80,000 रुपए सैलरी बता रही थी मम्मी। और उसके पास खुद की गाड़ी भी है और बड़ा सा घर भी है। अरे वाह दिया, तेरी तो निकल पड़ी। तू जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही घर तुझे मिल रहा है। देख ले, अपनी अपनी किस्मत होती है। अब तो मैं बड़े से घर में जाऊंगी और राज करूंगी, राज। फिर दोनों सहेलियां 1 घंटे तक बातें करती रहती हैं। फिर दिया अपने घर चली जाती है और अर्चना अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। जल्दी ही अर्चना की शादी अनिल से हो जाती है और वहीं रिया को देखने के लिए अभय आता है और रिया को पसंद कर लेता है। फिर 2 महीनों के बाद रिया की शादी भी धूमधाम से हो जाती है, जिसमें वो अर्चना और अनिल को भी इनवाइट करती है। तेरी शादी तो बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे तूने सोचा था। क्या फार्म हाउस बुक किया है यार, बहुत खर्चा हुआ होगा ना? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अंकल ने अपनी सारी जमा पूंजी तेरी शादी में ही लगा दी। हाँ यार, मैंने सुना कि 11 लाख में पापा ने ये फार्म हाउस बुक किया है। कितने अच्छे हैं ना मेरे मम्मी पापा, मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखा उन्होंने। हाँ दिया, तू बहुत लकी है। तो बता, तेरी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है और तेरे ससुराल वाले सब कैसे हैं? वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी रिया भी अपने ससुराल चली जाती है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और 4 साल आगे चला जाता है। अब अर्चना के पास 2 साल का बेटा था, तो वहीं दिया ने बेटी को जन्म दिया था। समय आगे बढ़ा तो बहुत जोर की करवट भी ली। दिया का पति कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला कर देता है, जिस कारण उसकी नौकरी चली जाती है और उसे जेल हो जाती है। और उसकी सास और ननद सारे इल्जाम दिया के सर पर लगा देते हैं। जब से इस मनहूस के पैर हमारे घर में पड़े हैं, मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई। ये देखो, इसके खर्चे पूरे करने के लिए उसे कंपनी में चोरी करनी पड़ी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की और वैसे भी वो तो सारे पैसे लाकर आपके हाथों पर रख देते हैं। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी वजह से मेरा भाई जेल चला गया और तुम इस घर में बैठकर मजे से रोटियां तोड़ रही हो। निकलो अभी इसी समय हमारे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पापा ने अपनी सारी जिंदगी भर की मेहनत मेरी शादी में लगा दी। मेरी गोद में अभय की बेटी है, मैं कहाँ जाऊंगी? हमें नहीं पता कहाँ जाएगी। निकल जा हमारे घर से। मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी तूने। दिया ने अपनी सास और ननद से बहुत कहा, लेकिन दोनों ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। दिया जब अपने घर गई तो कुछ दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर उसके भैया भाभी दिन रात उसे ताने देने लगे। पिता रिटायर हो चुके थे और माँ लाचार थी। देखो दिया बेटी, दिन रात तुम्हारी भाभी किचकिच करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लो, कुछ पैसे लो और तुम कहीं किराए का घर देख लो। और बेटी, हमसे जो हो सकता था तुम्हारे लिए हमने किया। अब तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? पढ़ी लिखी तो हो न तुम। माँ, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। मैं इस घर की बेटी हूँ, ससुराल वालों ने निकाल दिया और आप भी कह रही है कि... हाँ बेटी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। जब तक अभय जेल से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम कहीं और रह लो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ पर दिन रात के कलेश से तो अच्छा है कि तुम शांति से रहो। काश जितना पैसा मैंने तुम्हारी शादी में लगाया
उसमें कहीं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ले लेती या फिर कुछ पैसा तुम्हारे नाम कर देती तो आज वो तुम्हारे काम तो आता। अपनी माँ की बात सुनकर दिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसे उनकी बात सही भी लगी। उसने एक कमरा किराए पर लिया और अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लगी। फिर उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जहां पर भी जाती वहां पर सब उससे एक्सपीरियंस मांगते, और उसने नौकरी तो कभी की ही नहीं थी, इसलिए एक्सपीरियंस भी नहीं था। माँ के दिए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। इधर अर्चना के घर पर। अरे कहाँ हो अर्चना? हर वक्त रसोई में घुसी रहती हो। बाहर आओ, देखो कितनी बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? बताओ ना, क्या हुआ है? ये लेटर पढ़ो मैडम। इसमें लिखा है कि आपके पति का प्रमोशन हो गया है। अब मेरी सैलरी पूरे 1 लाख रुपए है। हमारी कंपनी ने जो फैक्ट्री डाली है उसका मैनेजर मुझे बनाया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। लाओ, पहले थोड़ी सी मिठाई निकालकर मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। ये भी ठीक है। और तुम्हें पता है, मुझे कंपनी से गाड़ी भी मिली है। माँ, सुन रही हो तुम? हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ। बहुत ही खुशी की बात है। जीते रहो, हमेशा तरक्की करते रहो। अनिल के प्रमोशन होते ही अर्चना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए मन नहीं मारना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो बहुत हाथ संभाल कर काम करती थी। उसकी सास हमेशा अर्चना से खुश रहती थी कि उसे बहुत ही समझदार बहू मिली है। इस तरह अर्चना अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। दोनों सहेलियों की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। जहां दिया बिल्कुल गरीब हो चुकी थी, तो वहीं अर्चना अमीर। फिर एक दिन दिया की माँ उसके घर आती है। माँ, बहुत जगह इंटरव्यू दे चुकी हूँ, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने सुना है कि यहीं पास में एक फैक्ट्री खुली है। सोच रही हूँ एक बारी वहां पर भी जाकर अप्लाई कर देती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। कौन सी फैक्ट्री? किस फैक्ट्री की बात कर रही हो तुम? अरे वही जो पास में खुली है, वहां पर पैकिंग का काम भी होता है। सोच रही हूँ वही कर लूं। बहुत दिन हो गए हैं काम ढूंढते ढूंढते, बस यहाँ पर काम मिल जाए किसी तरह। अच्छा, तो तुम उस फैक्ट्री की बात कर रही हो जो बड़ी रोड पर है? अरे तुम्हें पता है, उसका मैनेजर तुम्हारी जो सहेली है ना, अर्चना, उसका पति अनिल है। बड़ी अच्छी किस्मत पाई है। देखो तो कैसे गरीब से घर में शादी की थी उसके घर वालों ने, और लड़के ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया। और एक हमारी किस्मत में था, वो नालायक जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या फायदा हुआ इतना पैसा शादी में लगाने का? क्या अर्चना का पति वहां पर मैनेजर है? देख लिया, तुम दोनों बहुत अच्छी सहेली हो। मेरी बात मानो, एक काम करो, तुम अर्चना के घर जाकर उससे मिलो। तुम्हारी मजबूरी देखकर जरूर वो तुम्हें नौकरी पर रखवा देगी। नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अर्चना क्या सोचेगी मेरे बारे में? शादी से पहले मैंने कितनी तारीफ की थी अपने ससुराल वालों की, और बातों ही बातों में उसकी बेइज्जती भी की थी कि कितने गरीब घर में उसकी शादी की जा रही है। बेटी, मैं तो यही मशवरा दूंगी कि तुम्हें जाकर अर्चना से मिलना चाहिए। इस बुरे वक्त में तुम्हारी सहेली ही तुम्हारे काम आ सकती है। अपनी माँ के चले जाने के बाद दिया बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसे यही ठीक लगा कि वो अर्चना से ही जाकर मदद मांग ले। कुछ दिन बाद दिया एक दिन सुबह सुबह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अर्चना के दरवाजे पर खड़ी थी। ओह माय गॉड, दिया तुम? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ये क्या हाल बना रखा है? चल अंदर चल, कितनी प्यारी बेटी है तेरी। अर्चना, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। बहुत मजबूर हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम आराम से बैठो पहले, मैं तुम्हारे लिए पहले कुछ लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम्हारी बात भी सुनूंगी। अर्चना अपनी सहेली के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है। दिया उसके घर को देखकर हैरान थी। कभी उसने अर्चना को उसके गरीब ससुराल का ताना जो दिया था। आप बताओ, कैसी हो तुम? क्या मजबूरी है? तेरे घर में सब ठीक तो है ना? फिर दिया अर्चना को अपनी सारी कहानी बताती है और फिर कहती है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है अर्चना। तुम अपने पति से कहकर मुझे वहां नौकरी दिलवा दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
ये सब क्या है दिया? तुम मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रही हो? मैं अनिल से कह दूंगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम इतने बुरे वक्त में मेरी और मेरी बेटी की ढाल बनी हो। मैं तुम्हारी बातें सुनकर हैरान हूं दिया। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। अरे तुम मेरी दोस्त हो, और एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया बहुत बुरा था तुम्हारे लिए। इतने बुरे वक्त में उन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। वैसे क्या तुम्हारा पति वापस आ गया है? हाँ, वापस आ गए थे। मैं मिलने गई थी उनसे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ और बहन की बातों को ही सही समझकर मुझे ही उल्टा सुना दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब वो मुझे अपने साथ नहीं रखेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम ऐसे इंसान के साथ मत रहो जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता। मैं अनिल से कहूंगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम अच्छे से अपनी बेटी के साथ रहो, और मैं तो कहती हूँ कि तुम यहीं मेरे आसपास ही रहो, ताकि वक्त पर हम दोनों एक दूसरे के काम आ सके। तुम बहुत अच्छी हो अर्चना। इस मजबूरी में तुमने मुझे संभाला है। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अर्चना अनिल से कहकर दिया को फैक्ट्री में रखवा देती है, और दिया नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है, और वो अपनी जिंदगी स्वाभिमान से जी रही थी। वक्त वक्त पर अर्चना भी अपनी सहेली की मदद करती रहती, और इस तरह दोनों सहेलियां अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी। शांति, तुम कितनी मेहनत करती हो, और एक मैं हूं अपाहिजों की तरह इस खाट पर पड़े रहता हूं। अरे मुझे तो खुद को तुम्हारा पति बोलते हुए शर्म आ रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे भी हैं मेरे पति है, और पति तो एक देवता का रूप होता है। अरे ऐसा कौन सा देवता है जो आए दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? अगर आपके अंदर किसी चीज की दिक्कत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को कोसेंगे। शांति, मैं खुद को कोसू नहीं तो क्या करूं? अरे मेरी बीवी बाहर जाकर काम कर रही है, और मैं यूं बस लाचार की तरह इस खाट पर पड़ा हूं और अपनी पत्नी को बाहर जाकर काम करता हुआ देख रहा हूं। अरे लानत है मुझे खुद पर। बस करिए विक्रम जी, और कितना खुद को कोसेंगे? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि कुछ अच्छा होगा? मैंने आपको कहा ना, शांत हो जाइए। इस तरह से अब शांति विक्रम को शांत करवा देती है। दरअसल प्रेग्नेंट शांति अपने पति विक्रम और बेटी रवीना के साथ रहा करती थी। कुछ महीने पहले विक्रम का एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपाहिज हो गया था, जिसके बाद शांति खुद ही लोगों के घरों में जाकर काम करती और अपने घर को चलाती। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी मालकिन नेहा के घर जाती है, और शांति को देखते ही नेहा उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, आ गई महारानी, मुझे तो लगा कि आज तो आएगी ही नहीं। वो मुझे माफ कर दो मेम साहब, दरअसल मेरा पति अपाहिज है और ठंड का समय आ रहा है, इसलिए मैं मेरे पति के लिए कंबल निकाल रही थी। ठीक है, अब खाना बना दे। वैसे मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस तुझे खाना बनाना है। तू तो जानती ही है कि वैभव को तेरे हाथ का खाना होता है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया है। जी, मैं अभी बना देती हूँ। इस तरह से शांति घर में खाना बना देती है, और थोड़ी देर बाद शांति अपनी मालकिन के बेटे वैभव को खाना खिलाकर उसे सुला देती है। कुछ देर में शाम हो जाती है, और शाम होते ही शांति अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे कहती है, मालकिन, मैंने खाना भी बना दिया है और वैभव बाबा को खाना खिलाकर सुला भी दिया है। साथ ही घर का और बाकी काम भी हो गया है। शाम हो रही है, क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? क्यों? एक तो आई लेट और ऊपर से घर भी जल्दी जाना है। अरे तुम गरीबों ने खुद को समझा क्या है? जहाँ तुम भिखारी काम करते हो वो क्या तुम्हारी बाप की जागीर है कि जब मन किया आ गए और जब मन किया चले गए? नहीं मालकिन, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल मेरे पेट में दर्द हो रहा था, साथ ही मैं पेट से हूँ तो मुझे स्वेटर की भी जरूरत है, इसलिए सोचा कि आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। अगर जल्दी निकल लूंगी तो स्वेटर भी ले लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, जितनी लेट आई है ना उतनी ही लेट जाएगी। और रही स्वेटर की बात, तो मुझसे स्वेटर ले जाइयो, मेरे घर में बहुत स्वेटर है। चल आजा, पैर दबा मेरे। शांति अपनी मालकिन नेहा के आगे कुछ नहीं बोलती और अपनी मालकिन के पैर दबाने लगती है।
नेहा के कमरे में ठंड के समय एसी चल रही थी। शांति ने अपने ऊपर ना तो शॉल डाली थी और ना ही जैकेट। बेचारी शांति ठंड में सिकुड़ रही थी, पर जब शांति से ठंड बर्दाश्त नहीं होती तब वो ना चाहते हुए भी अपनी मालकिन नेहा से कहती है, मालकिन क्या मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं? लेकिन क्यों शांति? वो यहाँ आपके कमरे में एसी चल रही है, इसलिए मुझे काफी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है क्या? जी, मुझे ठंड लग रही है। अगर हो सके तो कृपया करके एसी बंद कर दीजिए ना। तो तुम मुझे ऑर्डर दे रही है? नहीं नहीं मालकिन, मैं भला आपको ऑर्डर क्यों दूंगी? मैं तो बोल रही थी क्योंकि मुझे काफी ठंड लग रही थी। उफ, तुम लोग भी ना जाने अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे का एसी बंद कर देती है, जिसे देख अब शांति के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये एसी तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे होने वाले बच्चे के लिए बंद करी है। और हाँ, घर जाते वक्त स्वेटर ले जाइयो, कहीं तुझे या तेरे होने वाले बच्चे को ठंड न लग जाए। शांति अब मुस्कुराते हुए अपनी मालकिन नेहा के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद शांति अब अपने घर के लिए निकल ही रही होती है कि तभी पीछे से नेहा उसको टोकते हुए बोलती है, सुन, अरे ओ मैडम। जी मालकिन। कल समय से आ जाइयो, समझी? जी मालकिन, मैं कल समय से आऊंगी। और हाँ, मैंने तेरे लिए कुछ स्वेटर निकाले हैं, मेरे कमरे में बेड पर रखे हुए हैं, जाकर ले आ। नेहा की बात सुनकर शांति अब अपनी मालकिन के कमरे में जाती है और स्वेटर लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। पर क्योंकि रात हो गई थी इसलिए अब शांति को ठंड लगने लग गई थी, जिसके बाद शांति अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढक लेती है और अपने दूसरे हाथ में स्वेटर का थैला लिए अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और पैर मुड़ने की वजह से उसकी चप्पल टूट जाती है। वो अपनी चप्पल को अपने हाथ में लिए चलती है। धत तेरी, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अब क्या करूं? एक तो रात, ऊपर से ठंड और उससे भी बड़ी बात कि मेरी चप्पल टूट गई है। भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी। शांति अब अपने एक हाथ में चप्पल और दूसरे हाथ में स्वेटर लिए अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर के अंदर आग जल रही है। आग को जलते देख शांति अब तुरंत अपने घर के अंदर जाती है, जहां वो अपने पति को आग के पास बैठा देख उससे कहती है, ये आग आपने जलाई है क्या? हाँ, ये आग मैंने लगाई है। रात ज्यादा हो रही थी और पैरों से तो अपाहिज हूं, लेकिन हाथ से नहीं। सोचा ठंड में तुम आओगी और तुम्हारे पास ना तो शॉल है ना ही कोई स्वेटर, इसीलिए मैंने सोचा इन हाथों का इस्तेमाल किया जाए और मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। उसकी बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति को गले लगा लेती है। और कुछ देर बाद वो खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, रवीना सो गई क्या? हाँ, आज वो स्कूल से आने के बाद काफी थक गई थी। कह रही थी कि शरीर में काफी दर्द हो रहा है और तो और उसने ज्यादा खाना भी नहीं खाया, सो गई चुपचाप। मुझे तो डर है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। क्या रवीना की तबीयत खराब है? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? अरे एक तो मैं पेट से हूँ, ऊपर से रवीना बीमार पड़ गई। दवाइयाँ कहाँ से लाऊं अब मैं? शांति, भगवान पर भरोसा रखो, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। मैं भले ही अपाहिज हूं, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं अब कोई काम ढूंढ लूंगा। मेरे पैर काम नहीं करते, लेकिन हाथ और दिमाग तो काम कर ही रहा है ना। मैं किसी भी दुकान पर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले काम करने नहीं दूंगा। विक्रम जी, कैसी बातें करते हैं? अगर आप बाहर जाकर काम करने लगे तो हमारे घर को और हमारी बेटी रवीना को कौन संभालेगा? और वैसे भी आप खुद को बार बार क्यों कोसते रहते हैं? अरे आपको पता है, पति के रूप में भगवान औरतों को देवता देता है और भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे तो अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा शांति। तुम पेट से हो, उसके बाद भी तुम इतनी मेहनत वाला काम करती हो। रोज सुबह ठंड में आना जाना बड़ी मुश्किल होती है। शांति उसको एक बार फिर चुप करवा देती है, जिसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह 8 बजे जल्दी से शांति अपनी मालकिन के घर जाती है, जहां नेहा उसको नंगे पैर देख एक बार फिर गुस्से में बोलती है, यूं शांति, घर में मत आना तुम। पर क्यों मालकिन? तुम नंगे पैर आई हो, तुम्हारे स्लीपर्स कहाँ हैं? वो मालकिन, कल रात जब मैं घर जा रही थी तब मेरा पैर मुड़ गया था, जिस वजह से मेरी चप्पल टूट गई थी। अच्छा ठीक है, मैं पानी लाकर देती हूँ, तुम पैर धो लो पहले।
इस तरह नेहा उसको गर्म पानी लाकर देती है और शांति अपने पैरों को धो लेती है, जिसके बाद शांति अंदर जाती है और अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, आज महीने का पहला दिन शुरू हो रहा है, क्या आज मुझे मेरी पगार मिल जाएगी? हाँ, शाम तक मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दूंगी, लेकिन उससे पहले आज तुम अपने लिए एक स्लीपर लेकर आओ। जी ठीक है मेम साहब। इस तरह शांति अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा को अचानक ही बाहर जाना पड़ता है और जब वो बाहर जाती है तो हर तरफ कोहरा रहता है और ठंड भी ज्यादा थी। ये देख नेहा खुद से बोलती है, हे भगवान, बाहर तो कितनी ठंड हो रही है। शांति सुबह के समय कैसे आती होगी? एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से नंगे पैर चलकर आ रही है ठंड में। जो भी है, घर जाकर इस बारे में शांति से बात करती हूँ। इस तरह नेहा बाहर का काम निपटा लेती है और कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है, जहाँ नेहा शांति को आवाज लगाते हुए कहती है, शांति, अरे ओ शांति, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। जी मालकिन, बोलिए। यार शांति, बाहर कितनी ठंड हो रही है और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इतनी ठंड कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? मेम साहब, मैं गरीब हूँ, ऊपर से मेरा पति भी अपाहिज है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और सच कहूँ तो भगवान ने हम गरीबों की जिंदगी बड़ी ही बेरहम बनाई है मेम साहब, क्योंकि हम गरीबों की जिंदगी आसानी से जरा भी नहीं चलती। आए दिन हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कठिनाइयाँ आते ही रहती है। अब जैसे मेरी बेटी कल बीमार पड़ गई, पैरों में चप्पल नहीं है, आज महीने की पहली तारीख है, बस इसीलिए मैंने आपसे अपनी पगार की बात करी, क्योंकि मुझे न सिर्फ खुद की दवाई बल्कि घर का राशन, पति की दवाई और बेटी को भी दवाई दिलवाना है, साथ ही मुझे चप्पल भी खरीदनी है। उसकी बातें सुनकर उसको शांति पर तरस आ जाता है। हाँ, नेहा अकड़ू जरूर थी, लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी। अब क्या था, जितनी उसकी सैलरी थी उसका डबल वो उसे पे करती है और उसको अपना और अपने पति के साथ अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए बोलती है। शांति, अपने और अपने पति के साथ अपने बच्चे का ध्यान रखना, साथ ही अब तू आराम से काम पर आना, मैं तेरे पैसे नहीं काटूंगी। भूल गई थी मालकिन, पर आज ले जाऊंगी। इस तरह नेहा उसको उसके घर के काफी सामान देती है। वो उसको इतना सामान दे देती है कि बेचारी गरीब की ठंड आराम से गुजर सकती थी।